मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट का, उससे संबंधित आपके सामने महिला सशक्तिकरण का, उससे संबंधित आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा आपको। जैसे कि पता, हमारी मास्टर क्लास है ना, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं करवाता हूं मैं पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कराता हूं। और ये क्लास रामबाण क्लास है, सारा का सारा पेपर मैं लिख के देता हूं। इस पे इस क्लास से 1% भी बाहर नहीं जाता है, सारा का सारा पेपर इसी क्लास से आता है। बाकी आप कमेंट में बता देना इस क्लास से कितना कंटेंट आता है, ताकि जो नए बच्चे जुड़े उनको भी पता चल जाए। साथ के साथ अपन एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, अपन को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं आपके सामने। कब तक? 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो बच्चों, आप सबको इसमें योगदान देना है ना। ये सिर्फ अपने पेपर नहीं है, आप सबको भी इसमें योगदान देना है 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में। समझ में आ गया? अपने दोस्तों को जब आप पेपर देने जाओ तब उसके फोन में भी सब्सक्राइब करवा दिया करो चैनल को। साथ के साथ कोने में जो भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने फ्लिपकार्ट और मित्रा से प्रोडक्ट खरीद लो। समझ में आ गया? तो ये साथ के साथ ये पीडीएफ जो आपको कहां पर मिलेगी, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाओ और जाकर आपके सामने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसे ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आ जाओ। कौन से वाले ऑप्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आओ। और आने के बाद में यहाँ पर कोने में जो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना भैया? आपके सामने आपको वुमेन सर्च कर लेना। सिर्फ क्या सर्च कर लेना? वुमेन सर्च कर लेना। यहां पर आपके सामने बाकायदा वुमेन एम्पावरमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है भाई। समझ में आ गया? तो यहां पर आपके सामने पीडीएफ पड़ी हुई है, इसको खोल लेना और खोलकर पढ़ लेना। सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए भाई, आप शुरू करते हैं क्लास को। भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास के उदाहरण बताइए। मतलब भारत में जो महिला सशक्तिकरण है उसका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को क्या मिले? समान अधिकार मिले। मतलब हर महिला है उसको जीवन में बराबरी का काम करने का अधिकार मिले। जैसे कि आपकी माताजी है ना, आपके माताजी है, आपके पिताजी है, दादू दादी मान लो, कोई भी है। अब आपके पिताजी घर का काम करते हैं ना, घर के कुछ फैसले भी लेते हैं। आपकी मम्मी जी घर पे काम करती है, बाहर भी भाई कोई जॉब करती है, लेकिन दोनों वो जब आपके सामने घर को चलाते हैं, आपको कोई डिसीजन बताना हो, आपको तैयारी करवानी हो, जैसे अगर आप आगे नीट की तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो आप अपने घर में, आपकी माताजी भी बैठती है और आपके पिताजी भी, दोनों आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि भाई आपके सामने क्या करना है अपने बच्चे के लिए। तो इसी तरीके से, मतलब मैं छोटे छोटे उदाहरण से समझाना चाहूं था ना कि तारा घर गृहस्थी से चीज समझ में आ जाए, तो उसी तरीके से है ना, उसी तरीके से कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें आपकी मम्मी की ज्यादा चलती है, कोई का फैसला तारा पापा की ज्यादा चल रहा है, ये भी होता है। लेकिन दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। समझ में आ गया? तो उसी को महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है कि दोनों के पास, किसी समाज में महिला और पुरुष दोनों के पास आपके सामने बराबरी का हिस्सा हो फैसले लेने का। समझ में आ गया आपको? अच्छे से निर्णय लेने की शक्ति। मतलब ऐसे नहीं कि आपके सामने कोई महिला है आपके परिवार में या बाहर कोई जॉब कर रही है, तो उस महिला को बस सिर्फ पद पे इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपके सामने क्या हो सके कि वो महिला है, रिजर्वेशन में सीट मिल गई है ना, और वो जॉब लग गई, बस उसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी महिला जिस पद पे है उसको उसके बराबरी के हक मिले और उसको निर्णय लेने की शक्ति भी मिले। कई बार कि भैया तो स्त्री, ये तो लड़की है, ये क्या फैसले ले पाएगी, मजबूत फैसले नहीं ले पाएगी, है ना। पहले आर्मी में होता था, लड़कियों को नहीं लिया जाता था, लेकिन अब एनडीए के थ्रू और सोल्जर्स की प्रोसेस के थ्रू भी धीरे धीरे लड़कियों को उसमें भाग लेने दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। शिक्षा में, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी प्रदान कीजिए। मतलब कोई भी महिला है ना, उसको आपके सामने, आपके घर पे देखो, आपको जितनी ज्यादा पढ़ाई कराई जाती है, आपकी सिस्टर है ना, उसको शायद उससे ज्यादा ही पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपको तो फिर भी डांट दिया जाता है भाई। अपने शेखावाटी क्षेत्र में तो विशेषकर यही चीज है कि जितनी भी जो आपके घर की लड़कियां होती है उनको और ज्यादा मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए, है ना। और ये होना भी चाहिए। समझ में आ गया? अगर स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हो, कोई दिक्कत हो, और रोजगार में भी उनको क्या है, बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। यही महिला सशक्तिकरण है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। समाज में भी महिलाओं को फैसले लेने का आपके सामने हक मिले। आर्थिक रूप से पैसे कमाए, पैसे को रखने का या आपके सामने स्वतंत्रता मिले, और राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए।
सरल शब्दों में महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब होता है? महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी व सम्मानपूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना। मतलब आत्म महिला सशक्तिकरण क्या होता है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना। मतलब जो महिलाएं हैं वो आपके सामने आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ क्या होता है आपके सामने? कि आप हैं वो आपके सामने, अगर आपको घर में जरूरत पड़े किसी चीज की, जैसे आपको घर का काम करना पड़े, है ना, तो आप घर का काम भी करो भाई। समझ में आ गया? अगर आपको बाहर का काम करने को मिले तो आप बाहर का काम भी कर सको, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और आपके सामने जो राजनीतिक रूप से आपकी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। मतलब अगर आपको जीवन में कभी भी किसी के साथ काम करने का मिले तो आप उसके बराबर कर सको, और अगर आपके सामने, अगर आपको अकेले कोई काम करने की जरूरत पड़े तो आप कर सको। आत्मविश्वास, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। काफी लड़कियों को आपने देखा होगा भाई, वो ना बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, पढ़ाई में अच्छी होती हैं, घर का काम बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाती हैं। मतलब जैसे कि उनको कोई काम कह दोगे कि भाई जाओ तुम है ना वो काम करके आना, तो वो कहती है मेरे से नहीं होगा, मुझे मुझे डर लगता है ना। तो इस प्रकार के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आप जितनी काबिलियत रखती हो, खास करके भाई इस वीडियो को जो लड़कियां देख रही है उनके लिए कह रहा हूं, जो अगर आपके अंदर काबिलियत है, बस आप पहचान नहीं पा रहे हो, या फिर आपके सामने आपके माता पिता ने उतना बूस्ट नहीं किया आपको कि आप उतना कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, आपको आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी होता है। और सम्मानपूर्ण जीवन योग्य, मतलब आपको एक रेस्पेक्टफुल, आपका एक करेक्टर है, आपके जो करेक्टर है वो एकदम ऐसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग करेक्टर होना चाहिए आपका, है ना, ताकि आप एक सम्मानपूर्ण जीवन है वो भी, जिसको कोई भी इंसान आपको जल्दी से कुछ कह ना सके। आप अपना एक करेक्टर है उसको बिल्ड करो। उदाहरण के लिए, जब महिला अपने जीवन में शिक्षा, विवाह और रोजगार से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके तो वह सशक्त महिला कहलाती है। अब एक छोटी सी चीज पूछूं, मतलब आप अपने घर में आपकी माता जी को कहते हो कि माता जी, या आपके पापा को कहते हो कि पापा जी मुझे किसकी तैयारी करनी है? भाई मुझे आरएस की तैयारी करनी है ना, और मुझे ना, अगर भाई मुझे, अगर आपका फैमिली इतनी अलाउ करती है, मतलब आपके उनके पास इतना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है कि मुझे कोचिंग के लिए बाहर जाना है, जयपुर जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आपके माता पिता आपको उस चीज के लिए अलाउ करते हैं। और मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं आपके सामने, आप में से जो वीडियो देख रहे हो, 95% से ज्यादा माता पिता आपके पूछोगे तो आपको अलाउ करेंगे भाई, करते हैं ना आपको अलाउ। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई हाँ, इतना जरूर करेंगे कि भाई आपको ध्यान रखना भाई अपना खुद का, है ना, बाकी अलाउ कर देंगे। तो आप, इसका मतलब कैसी महिला हो? आप एक सशक्त महिला हो। आप अपना जीवन के शिक्षा का फैसला खुद ले सकते हो, रोजगार से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हो। हाँ, विवाह से जुड़ा फैसला हमारी सामाजिक परंपराओं के अनुसार लिया जाता है और उसमें सही भी है। इसमें आपके सामने इतना सशक्त बनने की कोई जरूरत है भी नहीं। अगर आपके माता पिता अगर आपके लिए इस फैसले से को लेते हैं तो वो बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको हमसे ज्यादा जीवन के बारे में पता है। भाई थारी उम्र होगी 20-25 साल, थाला माता पिता की कम से कम 45 से 50 साल है, थानो ज्यादा 25 साल ज्यादा जिंदगी जिए, है ना। थे 10,000 लोगों मिले हो तो वह कम से कम 50,000 लोगों मिले, बस जिंदगी लोग ही देखे, है ना। तो उनको हमसे ज्यादा पता है कि तुम्हारे लिए कौन बेस्ट है। क्योंकि थे जब छोटा सा ना, जब नन्ना सा, जब रोटी खानी भी कोई करती, जद से लेके आज थे जॉब लाग जाओगे या जिंदगी आगे बढ़ जाओगे, जब तक वह थान देखें, थान कोई भी गलती करने से पहले उन्हें बेरो रहे। तो ये इस फैसले को छोड़कर बाकी जिंदगी में आप जितने भी फैसले ले सको, और अगर ये फैसले भी अगर आप खुद से ले पाते हो, अगर बेहतर फैसला ले पाते हो, अगर आपके अंदर इतनी समझदारी है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होता है, तो अगर ये भी अगर आप सही से ले पाते हो तो आप क्या हो? सशक्त महिला हो। और मैं इतनी बहुत ही प्राउड के साथ कह सकूं कि जोनना के अंदर या अपन शेखावाटी क्षेत्र में तो लगभग घरों में ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हमारा एक जिला है, एक अपन बहुत प्राउड के साथ कह सकते हैं कि अपन महिला सशक्तिकरण में तो अपन बहुत आगे हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण का क्या इतिहास है? भारत में महिलाओं की स्थिति समय समय पर बदलती रही है। इन्हें 3 कारणों से समझा जा सकता है। कैसे? पहले वाला समय प्राचीन काल। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक स्थान था। मतलब आज के समय अपन जो महिला को जो स्थान है ना, मैं थाने बता दूं, पहले ना, पहले इससे पहले मतलब वो भी बढ़िया हो। समझ, आज अपनी महिला ने इतना अधिकारी, उससे भी तगड़ा अधिकार प्राचीन भारत में मिला करता। कैसे? महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। उस समय महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती, आज भी करे हैं, और उस समय भी महिलाएं वो शिक्षा प्राप्त करती थी। समझो थे, ये कद की बात हो रही है, जो ऋग्वैदिक काल है ना, उस समय की बात हो रही है। ये वैदिक काल में स्त्रियां ऋषिकाओं के रूप में जानी जाती थी। मतलब महिलाएं हैं, जैसे जो स्त्रियां है ना, वो भी ऋषिकाएं क्या होती हैं? जिनको जो ज्ञान प्राप्त करने का काम करती थी, अध्यात्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करती थी।
है ना। गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं थी। और कौन कौन सी महिलाएं आपके सामने, गार्गी और मैत्री जैसी आपके सामने विदुषी महिलाएं भी देखने को मिलती थी। सभा व शस्त्रार्थों में भी भाग लेती थी और क्या करती थी, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो सभाएं होती है उनमें भी महिलाएं क्या करती थी भाई, आपके सामने भाग लेने का काम करती थी। समझ में आ गया। तो देखो देखो एक महिला को कहां कहां पर होना चाहिए, शिक्षा प्रदान होती थी। महिला सशक्त होने के लिए किस किस चीज का होनी जरूरी है, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए महिला को। तो महिला शिक्षा प्राप्त करती थी उस समय। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होना चाहिए। तो देखो महिलाओं को ऋषिकाओं के रूप में, मतलब जैसे साधु संत होते हैं ना, तो जो भाई संतों की जो पत्नी होती है उस रूप में उनको देखा जाता था। अब मुझे अच्छा शब्द याद नहीं आ रहा है, तपस्विनी शब्द अच्छा होता है, उस रूप में उनको जाना जाता था। मतलब सम्मानजनक आपके सामने स्थिति भी अच्छी थी और कहने के लिए अच्छी नहीं थी। उस समय का जब ऋग्वेदिक काल के आप इतिहास को पढ़ोगे, उसमें गार्गी, मैत्रिया जैसी विदुषी पढ़ी लिखी महिलाएं जो संतों के बराबर बैठ करके आपके सामने धर्म पर चर्चा किया करती थी। तो आप समझ सकते हो कि वो महिलाएं आपके सामने कितनी पढ़ी लिखी थी। और तीसरा क्या होता है, उन महिलाओं को समाज में फैसले लेने का हक होना चाहिए। तो देखो वो सभाओं और शस्त्रार्थों में भी भाग लेती थी। तो उस समय की महिलाएं आपके सामने क्या थी, बिल्कुल महिला सशक्त हुआ करती थी। उस समय महिलाओं को समान बौद्धिक अधिकार प्राप्त थे। जितने पुरुषों को बौद्धिक अधिकार प्राप्त थे, उतने ही आपके सामने महिलाओं को भी बौद्धिक अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत और सम्मानपूर्वक हुआ करती थी। मध्यकाल में, मिडिवल पीरियड क्या होता है, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो आक्रमणता, विदेशी आक्रमणताओं ने क्या किया, आपके सामने भारत पे आक्रमण किया। अब भारत की, उनकी संस्कृति अलग हुआ करती थी और भारत की संस्कृति अलग हुआ करती थी। वो अक्सर महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उनका अपहरण करके लेकर चले जाते थे। तो इसीलिए क्या होगा, महिलाओं को आपके सामने समाज में थोड़ा पीछे रखना पड़ा और पुरुषों को समाज में आगे आकर काम करना पड़ा। इसीलिए धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी। पहला काम है सामाजिक रूढ़ियां। धीरे धीरे समाज में अलग अलग प्रकार की जो रूढ़ियां हैं वो चलने लगे, क्योंकि उसके पीछे एक पता सबसे बड़ा काम यह भी होने लग गया कि अक्सर जो कृषि है ना, उसका समाज में बोलबाला होने लग गया। पहले तो पशुपालन आधारित जो संसार हुआ करता था और बाद में कृषि आधारित संसार होने लग गया। तो कृषि में क्या आपके सामने पुरुषों की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि महिलाएं भाई आपके सामने थोड़ी फिजिकली पुरुषों के बराबर थोड़ी सी उनके अंदर, मतलब जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम होती है। बायोलॉजिकल थोड़ा सा डिसएडवांटेज महिलाओं को रहता है, तो इसीलिए पुरुषों की थोड़ा ज्यादा महत्व बढ़ने लगा। तो सामाजिक रूढ़ियां भी फैलने लग गई। फिर अलग अलग प्रकार के विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इस प्रकार की परंपराओं को और आगे बढ़ाने पे मजबूती दी, क्योंकि भाई वो क्या आपके सामने महिलाओं को अपहरण कर लेते थे, उन पे अत्याचार करते थे। तो इसलिए क्या है, समाज में पुरुषों को आगे आकर थोड़ा ज्यादा मतलब एक प्रकार से आगे आने पड़ा और महिलाओं को बैक स्टेप आना पड़ा, उनको एक प्रोटेक्शन में रहने की जरूरत पड़ने लग गई। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, और धीरे धीरे फिर आपके सामने ये व्यवस्था रिजिड होती चली गई। भाई कोई एक परंपरा बने, अर्थात धीरे धीरे वह परंपरा पड़ती क्यों जा, आपके सामने एक धारणा बन जा। तो फिर के एक प्रकार से समाज में जो पुरुषा की वैल्यू पूरी बढ़ गई और पितृसत्तात्मक व्यवस्था वह शुरू होगी। अब उसके क्या नुकसान हुए, प्रमुख समस्याएं देखने को मिली, जैसे बाल विवाह जैसी प्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और शिक्षा से वंचित करना, कुछ ऐसी प्रथाएं देखने को मिली। मतलब जो महिलाएं होती थी, महिलाओं को आपके सामने बहुत छोटी उम्र में 10 से 14 साल की उम्र में सभी की शादी कर देते थे। वही आपकी मदर से भी पूछ लेना, लगभग आपके जितने भी मदर है सबके 18 साल से पहले ही शादी हुई है सबकी, है ना। पर्दा प्रथा, और आपके सामने महिलाओं को भाई ये तो आज भी देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर तो महिलाएं भाई आपके सामने समाज में खुले मुंह बाहर नहीं जाती हैं, आगे पर्दा प्रथा करके रखती हैं, है ना। लेकिन पहले पर्दा प्रथा वही नहीं होती थी जो घूंघट वाली। पहले क्या करता था, इसका यह भी होता था कि महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता था। समझ में आ गया। पर्दा प्रथा का अर्थ है कि घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता था, सारे काम वो घर के अंदर ही करती थी, वो बाहर ही नहीं जाती थी, है ना। वो थोड़ी घूंघट वाली परंपरा नहीं है, ये सारे के सारे सामाजिक परंपरा से जुड़ी हुई है। अलग है सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है भाई, आपके सामने जो महिलाएं हैं, अगर उसके जो पति है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको उसी के साथ सती कर दिया जाता था, उसको भी उसी के साथ आपके सामने दाह संस्कार कर दिया जाता था। बहुत गलत परंपरा थी भाई आपके सामने, और उनको शिक्षा से भी वंचित किया जाता था। इस काल में महिलाओं को शोषण बढ़ा और स्वतंत्रता कम हुई। समय के साथ आपके सामने क्या हुआ, महिलाओं का शोषण बढ़ने लग गया और स्वतंत्रता उनकी धीरे धीरे कम हो गई। मतलब मध्यकाल महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे खराब काल मान सकते हैं और पतन काल के रूप में भी अपन जा सकते हैं।
फिर अगला आता आधुनिक काल। आधुनिक काल में महिलाओं को सशक्तिकरण का नया जीवन मिला। मतलब अब जो नया संसार देखने को मिलता है इसमें महिला सशक्तिकरण है वो अपनी चरम सीमा पर है। कहां पर? आपके सामने अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ पर महिलाओं को बराबरी का हक है, फैसले लेने का हक है, सारी की सारी शक्तियां आपके सामने देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो अब आधुनिक काल है उसमें महिलाओं को बराबरी का फैसला लेने का पूरा पूरा हक मिलता है। प्रमुख सुधारकों की बात करें, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। क्या किया भाई? जो अपने राजा राम मोहन राय है इन्होंने क्या किया? जो सती प्रथा हुआ करती थी उसका विरोध करने का काम किया। कुछ उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। भाई इन्होंने तो जो राजा राम मोहन राय इन्होंने सती प्रथा का आपके सामने उन्मूलन के लिए भी प्रयास किए और इन्हीं के प्रयास से आपके सामने क्या हुआ? महिलाओं की जो सती प्रथा उसको हटाया गया। स्वामी विवेकानंद को महिला शिक्षा पर बल दिया। जो आपके सामने स्वामी विवेकानंद है उन्होंने क्या किया? जो महिला शिक्षा है उस पर आपके सामने बल देने का काम किया कि महिलाओं को, समाज को प्रेरित किया कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाए। भाई वो सिर्फ घर तक ही नहीं रहनी चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी तय करने का काम किया। मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया? जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें महिलाओं को भी फैसले लेने का क्या होना चाहिए? भाई आपके सामने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो कस्तूरबा गांधी है वो आपके सामने महिलाओं को आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए क्या करती थी? प्रेरित करती थी। सरोजनी नायडू है ना, और आपके सामने एनी बेसेंट है ना, और कस्तूरबा गांधी हो गई, झांसी की रानी हो गई, और भी जो अन्य महिलाएं, भाई मेरे अगर नाम याद में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये कुछ वो प्रमुख महिलाएं थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान निभाया। आप भी एक दो महिलाओं के नाम बताओ भाई आपके सामने, और आप भी बताओ आपके जीवन में ऐसी कौन वो महिला है जिसके कारण भाई आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में बता देना, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, एक एक कमेंट जो भी विद्यार्थी देख रहे ना सभी से चाहिए मुझे। उपलब्धियां, शिक्षा का अधिकार होना, हर महिला है उसको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए? शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आधुनिक भारत है उसके अंदर महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक संरक्षण मिला। मतलब जो आज का समय अगर अपन भारत देखते हैं ना उसमें महिला सशक्तिकरण को क्या है? संवैधानिक संरक्षण मिलता है। क्या मिलता है? संवैधानिक संरक्षण मिलता है। महिला सशक्तिकरण की क्या अवधारणा रहती है? महिला सशक्तिकरण एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहे। सतत प्रक्रिया क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया जिसमें क्या किया जा रहा है? महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मतलब महिलाएं अगर रोजगार करेंगी या महिलाएं आपके सामने जो आपके सामने घर का कार्य नहीं बाहर का कार्य भी करेंगे वो आत्मनिर्भर बनाया जाए। निर्णय की शक्ति दी जाती है। निर्णय लेने की शक्तियां, मतलब जो जितने भी जो लोग होते हैं सबके द्वारा आपके सामने जो निर्णय लेने हैं उसकी जो निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं वो आपके सामने क्या होनी चाहिए? महिलाओं को मिलनी चाहिए। और भेदभाव भी से मुक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि महिलाएं जो काम कर रही हैं तो उनको कम पेमेंट दिया जा रहा है, पुरुषों को ज्यादा पेमेंट दिया जाता है, इस प्रकार की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के रूप में क्या फॉर्म होती है? पहला है सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं को समानता और सम्मान मिलना चाहिए। जितनी भी जो महिलाएं हैं भाई सभी को समान, समाज के अंदर बराबरी का हक मिले और उनको सम्मान भी मिले। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण। रोजगार, आय और संपत्ति का अधिकार मिले। किसका मिले भाई? महिलाएं हैं वो अपने रोजगार से संबंधित कौन से फैसले? रोजगार से संबंधित फैसले खुद ले और उनको आय और संपत्ति का अधिकार भी मिले। कौन सा? आय का अधिकार और प्लस संपत्ति का। जैसे अगर आपके घर पे आपके 100 बीघा जमीन है तो भाई अगर आपकी बहन अगर ये चीज चाहती है कि भाई आपके सामने उसको भी कुछ हिस्सेदारी मिले तो उसको भी मिलनी चाहिए, है ना। या फिर उसको अलग अलग रूपों में भाई, खैर अपने समाज में भाई धन नहीं दिया जाता, जमीन में ऐसा नहीं दिया जाता, उसके बदले अपन वैसे बहुत सी परंपराएं जो हमारे समाज में बनाई गई है भाई, जैसे कि बहुत सी परंपराएं हैं। अगर आपके समाज में देखते हो तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कि जो आपकी बहन होती है उसके सपोर्ट में हमेशा अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की हमारे समाज में चीजें बनाई गई हैं। सामाजिक सशक्तिकरण करना, महिलाओं को मतदान में हिस्सा मिले, प्रतिनिधित्व मिले, मतलब राजनीति में हिस्सा मिले। इसके लिए भाई आपके सामने महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण है वो आपके सामने लोकसभा राज्यसभा के अंदर दे दिया गया है। दिया है ना, अभी थोड़े से दिन पहले वो बिल पारित हुआ था, वो एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक अच्छा कदम था। महिलाओं को समाज में नेतृत्व करने का भी योगदान मिले। कैसे मिले? आज के समय देखते हो भाई आपके सामने अलग अलग प्रकार की, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, महिलाओं को आपके सामने नेतृत्व करने का भी मौका मिलना चाहिए। शैक्षणिक सशक्तिकरण, शिक्षा और आपके सामने कौशल का विकास होना भी जरूरी है। तो महिलाएं उनको शिक्षा मिलनी भी जरूरी है और आपके सामने उनका स्किल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकताएं होती हैं? महिलाएं जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। क्यों जरूरी है महिलाओं का सशक्तिकरण होना? देखो, भारत में आपके सामने क्या होता है, अधिकतर पुरुष आपके सामने बाहर कमाने जाते हैं, महिलाएं कमाती नहीं है। जो विकसित देश है उसमें क्या महिलाएं भी कमाती है, पुरुष भी कमाते हैं, बच्चे भी कमाते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है? वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है। भारत में अगर महिलाओं की अगर रोजगार श्रम की बात करें तो 20% से भी कम महिलाएं आपके सामने रोजगार क्षेत्र में है ना। और बाकी जो विदेशी देश हैं उनमें 60% तक महिलाएं क्या है, रोजगार का हिस्सा है। तो इससे क्या है, वहां के देश का जो डेवलपमेंट है आर्थिक रूप से ज्यादा होता है। तो महिलाएं जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा से ज्यादा है, इसलिए उनको रोजगार वगैरह के हिस्से में अगर महिला सशक्त होंगी तो आपके सामने देश का विकास भी होता है। बिना महिलाओं के विकास के देश में मतलब बिना महिलाओं के विकास के देश का विकास भी संभव नहीं है। अगर महिलाओं का समाज में विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं होगा। क्यों? 50% से ज्यादा जनसंख्या भाई आपके सामने काम में हिस्सेदारी नहीं है, पिछड़ी हुई है। तो आपके सामने क्या होगा? आप क्या विकास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई। एक सीधी सीधी सी चीज बताओ मैंने, थारा घर में अगर 4 मेंबर ही है ना, और चार मेंबर ही चारों कमा रहे और चारों जना कमा रहे, तो थारकन ज्यादा पैसा होगा। और थारे घर में चार मेंबर ही एक कमा रहे और 3 खा रहे हैं, तो क्या ज्यादा पैसों को ना भाई, थोड़ा तुम कमजोर रहोगे इस फैमिली से। क्यों? क्योंकि इसमें चारों लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से है, जब समाज में महिलाएं भी बराबरी का हिस्सा देने लग जाएंगी तब समाज और आपके सामने देश का भी विकास होने लग जाएगा। लैंगिक भेदभाव से समाज कमजोर बनता है, मतलब स्त्री पुरुष का जो भेदभाव देखने को मिलता है इससे समाज में क्या है, कमजोरी आती है, समाज है वो कमजोर होता है। महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व होता है? सामाजिक समानता स्थापित नहीं होती है, मतलब समाज के अंदर स्त्री और जो पुरुष है उसको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल पाता है, सामाजिक जो समानता है वो नहीं मिल पाती है। आर्थिक विकास तेजी से होता है, जो महिला और पुरुष का जो विकास है वो भी तेज होता है समाज में। महिला सशक्तिकरण से क्या होता है भाई आपके सामने, सामाजिक समानता, मतलब समाज में स्त्री पुरुष को बराबरी का हक मिलता है तो समाज में समानता भी बढ़ती है। आर्थिक विकास तेज होता है, क्या होता है आपके सामने, आर्थिक विकास है वो आपके सामने क्या होता है, धीरे धीरे तेज होता है। परिवार और समाज भी मजबूत होते हैं, क्या होते हैं भाई आपके सामने, परिवार और जो समाज है वो दोनों के दोनों भी धीरे धीरे आपके सामने क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। परिवार भी मजबूत होता है धीरे धीरे आपके सामने। क्यों? महिला भी कमाएगी, पुरुष दोनों मिलकर कमाते हैं। और भाई देखो, कमाना बड़ी बात नहीं है, दोनों अगर सामंजस्य के साथ रहे, भाई आपके घर में माताजी भी कमाई आपके और आपके पिताजी भी कमा रहे, है ना। अब कमान को अर्थ ये को नहीं कि बाहर ना जाके दो भाई, वो आपकी माताजी 500 रुपए के आपके काम करके ला रही। आपकी माताजी अगर आपके घर में काम करती है ना तो आपके पापा के बराबर ही काम कर रही है, और इनफैक्ट वो हमसे ज्यादा ही करती है। देख लेना भाई, आपके पिताजी हो सकता है 7 बजे उठे, है ना, लेकिन अगर आपके अगर आप गांव के विद्यार्थी हो तो कभी देखना सभी की, जिनके भी भाई आपके सामने अगर पशुपालन करते हैं, आपके माताजी 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उठ जाती है और रात को 10-11 बजे सोती हैं, तो और कंटिन्यूसली पूरे दिन काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं उनको समय मिलता है, नहीं मिलता ना, चाहे खेत का भी करते हैं, घर का भी करते हैं, तो वो बड़ा उनका भी हिस्सा, वो इस प्रकार का काम है जो आपके सामने हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसका पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप पेमेंट देकर करवाओ ना, तो शायद आपके पिताजी जितना कमाते हैं उससे अधिक आपके सामने आपके माताजी काम करती है ना। तो परिवार और आपके सामने इसी प्रकार से अगर महिलाएं समाज में अपनी जिम्मेदारी समझे, और साथ के साथ क्या भाई पुरुष भी इस चीज की जिम्मेदारी समझे कि भाई आपके साथ जो जिनके साथ आपकी पत्नी है या आपकी बहन है, जिसके साथ आप रह रहे हो जीवन में, वो भी बराबरी के लिए काम करती है, उनको उतना सम्मान देना आपका काम है। ये कोई नहीं कि भाई ध्यान कर दे, ओहो तो क्या काम करे है। अक्सर अपने सुनना होगा, आपका काम कोई काम थोड़ी है, लेकिन घर का काम भी भाई वास्तविकता में होता है और ज्यादा कठिन होता है। थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन भाई पेपर ही महिला सशक्तिकरण को है, तो मैंने ये समाज की वो वास्तविकताएं हैं जिनको बताना जरूरी है। और देखो मैं बताऊंगा, लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, महिलाएं और पुरुष आपके सामने दोनों बराबरी का हिस्सा करती हैं तो लोकतंत्र मजबूत भी होता है। मानव अधिकारों की रक्षा होती है, इससे क्या होता है, मानव अधिकार हैं जो महिला आपके सामने, उनके जो समाज में रक्षा होती है। देखो ये जो छोटे छोटे पेपर है ना, मत हर बार 100 बार 1000 बार 1 लाख बार एक ही बात समझाना चाहूं, ये पेपर सिर्फ एग्जाम में दे के आके पढ़ के पास करके बाद डिग्री हाथ में लेके कलेक्टर बन जाओगा तो भी थे जिंदगी में कुछ अचीव कौन कर पाओगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे हो और पेपर अखबार पीएचडी, कई आदमी थे देखे ना कि पढ़ा लिखा तो एमए बीएड नहीं, लेकिन उनका थे बैठोगा ना 2 मिनट तो थन ऐ लगे कि भाई जी गलत ही आदमी कर बैठेगा। और एक समाज में अनपढ़ आदमी उसका है, लेकिन ऊपर बैठोगा तो वो था इतनी बढ़िया बात बताओगे और उनको व्यवहार भी बयां करोगे, ज्ञान तो बहुत दी लेकिन उनको व्यवहार भी बयां करोगे, थन आया ते खुद मोटिवेट फील करोगे वाकई के आदमी। तो मैं थाने
पढ़ा लिखा अनपढ़ कौन बनाना चाहूँ, मेरी हमेशा प्रयास यही रहे कि मैं थाने पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये पेपर में 100 नंबर लिया 80 नंबर लिया मेरे लिए कोई मायने कौन रखें, है ना थारे लिए भी कोई मायने कौन रखेगा। मैं थान हमेशा ये समझाऊं, ये जो पेपर है हन को उद्देश्य यही है कि ते सिर्फ पढ़ो, साथ के साथ हन चीजें महसूस भी करो और अपने जीवन में भी डाल लो। समझ में आ गई आपके आज के समय, खास करके मैं भाई लड़कों की कमियां नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज के समय की जो अपने लड़के हैं, खास करके हमारी जनरेशन के जो लड़के, मैं भी थारों को गनो बड़ो को नहीं, 2-3 साल की उम्र को फर्क है मेरे थारे बीच में, थे जो वीडियो देख रहे हो, खास करके लड़कों को और लड़कियों को भी ये बात कहना चाहूंगा, हमारा कैरेक्टर बहुत कमजोर है भाई। अगर हमारे पास आपके अगर आप लड़के हो और अगर आपके पास आपके आसपास की अगर महिला आपके साथ अगर सुरक्षित महसूस नहीं करती है, वो थानो कौन बेवफाट है, लेकिन थारो व्यवहार कुछ ऐसा कोई है, खास करके क्योंकि मैं भी लड़कों में ही रहता हूं भाई, अगर आपके साथ आसपास कोई महिलाएं अगर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो आप कोई एक पुरुष नहीं हो, मतलब एक टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो, अगर आपके पास और ऐसे अगर आप लड़की हो और आप अपने परिवार को, किसको, आपके परिवार को भाई, अगर आप शादी करके जाते हो वहां पर जितने लोग रहते हैं उनको, या आपके सामने आपका जो इस समय जो परिवार है उसको अगर आप सम्मानित महसूस नहीं करवा पा रहे हो, या आपको उनके भाई सुबह शाम उठता बैठता लड़ाई चल रही थारी, तो थे समाज थे भी टेक्निकली खुद में बदलाव करने की जरूरत है। तो बच्चों बस मैं आपको यही समझाऊंगा, जो आज के समय की जो या इंस्टाग्राम के दुनिया की दिखने की जो नजरिया बदल कर अपनो, इन थोड़ो बदलो, और ये जो पेपर इकले बनाए गए ताकि थारे जो बुद्धि में जो कचरो भर रहे हो ना, ये थोड़ो बाहर निकले और थोड़ो शिक्षित बनो। समझ में आ गई था ना, जो लिंक मांगने वाली जो जनरेशन अपनी है ना, इससे दूर हटो और एक शिक्षित और समझदार बच्चा बनो। मेरा हमेशा प्रयास यही रहे, बाकी तो देखो बोलो ज्ञान देने को कोई मतलब को नहीं, समझदार थे खुद भी गनाई हो। महिला सशक्तिकरण का आयाम क्या होता है, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले, राजनीतिक, शिक्षिक और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा मिले, मतलब महिलाएं क्या उनको सामाजिक रूप से भी सुरक्षा मिले, है ना, आर्थिक रूप से भी मतलब पैसे भी कमाए, राजनीतिक रूप से भी उनको ज्ञान मिले, और शैक्षणिक रूप से भी भाई आपके सामने जो शिक्षा है उसको भी मिले, और स्वास्थ्य संबंधित उनकी चीजें भी बटे। तो यूनिट नंबर अपन ने फर्स्ट को पढ़ लिया है, एक बार फिर से भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, काफी बच्चों का ऐसे लगते हो गुरुजी बेजे ज्ञान देवी मन भी लगा है, मैं कोई वीडियो देखो ना, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मेरे वजह अगर एक भी बच्चों सही से समझ प्राप्त करे ना, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है बच्चों में, अपने आसपास के काफी मेरे साथ के लड़कों को देखता हूँ, या मेरे जनरेशन के काफी विद्यार्थियों को देखता हूँ, सारा दिन इंस्टाग्राम पर रील देखनो, एक दूसरे की आईडी देखनो, है ना, और यही सब बस उनको उद्देश्य है जीवन में। अगर उन्हें पूछा जिंदगी में क्या करना है तो उनको कोई उद्देश्य को नहीं, और उनकी अगर विचारधारा पूछा ना थे कि भाई थारो दूसरा का प्रति के विचारधारा है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, तो उनकी विचारधारा इतनी सड़ी गली है जिन देख के थाना लगा कि शायद मतलब एक अंदर बदलाव उनकी बहुत सख्त जरूरत है ना। तो मैं खास करके थे छोटा हो, 17 से 18 साल की, 16 से लेकर 20 साल की उम्र है, थारी बहुत पीक जनरेशन की उम्र है, इसलिए मैं थाने सब चीजें बहुत बताना चाहूँ। नहीं तो देखो 5,000 व्यूवरशिप आ जाएगी तो मेरा फर्क पड़नो, ना 10,000 आ जाएगी तो भी कोई फर्क कौन पड़नो, क्योंकि यह व्यूवरशिप आज है काल को नहीं रहेगी, इसको कोई फर्क कौन पड़े। बस पढ़ो लिखो और समझदार बनो, बस अपने समझदार समाज ने समझदार लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी, पढ़ा लिखा बहुत था, कोई एक टाइम हो जब समाज में पढ़ा लिखा लोग होने अनपढ़ लोग ज्यादा, लेकिन आज के टाइम में पढ़ा लिखा घना ही गणी पीएचडी की डिग्री, लेकिन आज के टाइम में अगर उनको काम देखो ना तो थाने खुद में घरना महसूस होगी कि आप की समझ में रह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूं जो थे बच्चा जो वीडियो देख रहे हो, कम से कम 1-2 हजार देख रहे हो, इन 10 बालक भी अगर समझदार बनी ही है ना, जो ये सब चीज महसूस कर पाए, समाज ने आगे बढ़ाने को प्रयास करेगा, तो मन बहुत प्राउड फील होगो। मेरे लिए व्यूवरशिप कमेंट सब्सक्राइबर है तो खैर भगवान की दया, मैं इतना इनफ हूं, और कठे भी पूछ जाऊंगा, मेरे लिए तो मायने को ना कि यूं ज्यादा मायने रखा है, पढ़ लिख के समझदार बनो। मुझे उम्मीद है भाई आप सब बच्चे ना अपने व्यवहार में बदलाव जरूर करोगे भाई, खास करके लड़कों को ये बात कर रहा हूं कि आपको महिलाओं को प्रति देखने का जो नजरिया है उसमें आप में बदलाव आने की सख्त जरूरत है, या बोलो ज्ञान दे दियो यूं ज्यादा कौन दो। महिला सशक्तिकरण की में संविधान में क्या भूमिका होती है, महिला सशक्तिकरण में संविधान में क्या भूमिका भाई आपके सामने। भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करता है, मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है ना, ये महिलाओं में क्या सबको समानता देने की बात करता है। समझ में आ गई। देखो भारतीय रोजगार में भी महिलाओं ने हिस्सा मिला है, सरकारी नौकरियां है ना, और प्राइवेट में भी भाई बात करें अगर कठिन भेदभाव हो तो सरकार इंटरप्रेट करे उस चीज में, पहले आर्मी वगैरह को लिया जाता में भी लेने लगा। महिला ने ना रिजर्वेशन भी प्रदान करे, जब भाई आपके सामने महिलाओं की सीट अलग से आवंटित की जाती है ना, साथ के साथ महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। देखो काली भाई बिल योजना होगी चाहे छात्रवृत्ति होगी, महिलाओं को आपके सामने बहुत सी जगह क्या किया जाता है, बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। स्वतंत्रता और सम्मान देने की भी बात करती है, जब मतदान देने को अधिकार हो, है ना।
महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। सरकार अपने तरीके से पुरजोर प्रयास करती है कि महिलाओं पर किसी भी प्रकार का क्या हो, भेदभाव नहीं हो, और उन्हें समान अवसर भी मिले, इस चीज का भी प्रयास करती है कौन, सरकारें। भारतीय संविधान ने महिलाओं को कानूनी संरक्षण और अधिकार देकर सशक्त बनाने का प्रयास किया है। मतलब भाई भारतीय संविधान है ना, यो क्या करे, महिला ने बराबर शुरुआत से ही जब भारतीय संविधान को निर्माण हुई, जब तो ये प्रयास करेगा कि महिला ने आगे बढ़ाए जा, उन्हें भी बराबरी को हिस्सा मिला है, वह भी समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। वे एक विकासशील देश जब भी बन सके, जब आपा विकसित देश जब भी बन सके, जब आपा महिला ने भी बराबरी को हिस्सा दिला पाऊंगा। अगले वाला है महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों की बात करें। पहला प्रावधान है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार देना। यह अनुच्छेद कानून के समक्ष पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देता है। समानता का अधिकार क्या होता है भाई, अनुच्छेद कौन सा वो अनुच्छेद है जिनमें महिला समानता को अधिकार दिया गया है, उसमें अनुच्छेद नंबर 14। इसमें क्या है, पुरुष और जो महिलाएं हैं उनको दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है। क्या है, पुरुष हैं और जो महिलाएं वो आपके सामने क्या है, एकजुट मिलजुल कर रहे भाई आपके सामने, या जितना रोजगार में, राजनीति में और आर्थिक रूप से बराबर पेमेंट मिले महिलाओं को, पुरुषों के बराबर राजनीति में या रोजगार में महिलाओं को बराबर हिस्सा मिले, और आपके सामने क्या है, महिलाओं को आपके सामने समाज में भी बराबरी का निर्णय लेने का अधिकार मिले। ये किसमें सुनिश्चित किया गया भाई, भारत के संविधान नंबर 14 में किया गया है। किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव करना, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव करना क्या है, असंवैधानिक माना गया है। अनुच्छेद 15A, भेदभाव का निषेध करना। मतलब अनुच्छेद जो भारत को संविधान अनुच्छेद 15 में यही कही गई है, कोई लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे जो भेदभाव है आपके सामने नहीं किया जाए। क्या नहीं किया जाए, कोई भी स्त्री पुरुष के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे और नस्ल के आधार पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह आपके सामने भेदभाव के निषेध का नियम है। अगला है महिलाओं को विशेष प्रावधान देना। यह अनुच्छेद राज्य को अधिकार देता है कि महिलाएं विशेष कानून और योजनाएं बना सके। मतलब महिलाओं को आपके सामने जो बराबरी का हक मिल सके और योजनाएं मिल सके, अलग अलग प्रकार की सरकार योजनाएं बनाती है और कानून बनाती है कि जिससे महिलाओं को आपके सामने विशेष प्रावधान मिल सके। यह महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है। तो आपके सामने जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन कानूनों में से कौन सा है, आपके सामने ये जो अनुच्छेद 15 है, जिसमें महिलाओं को विशेष कानून और योजनाएं है उसको बनाई जाती है। जब महिला ने काली बाई बिल योजना, जो महिलाएं होती है, लड़कियों को स्कूटी प्रदान की जाती है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, और अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं सरकारी शिक्षा से संबंधित, उनमें रिजर्वेशन भी प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 16, रोजगार में समान अवसर देना। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को क्या होता है, आपके सामने पुरुषों के समान अवसर प्रदान होता है। मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको क्या होता है भाई, आपके सामने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान हुए। यह कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, अनुच्छेद नंबर 16 में बात की गई। किससे अनुच्छेद में बात की गई है, 16 नंबर अनुच्छेद में ये बात की गई है कि आपके सामने जो महिलाएं हैं उनको रोजगार के बराबरी के अवसर मिले। अनुच्छेद 29A और 29 आपके सामने डी है, जिसमें किसकी बात की गई है, सॉरी 39 आपके अंदर, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। पुरुष और महिलाओं को समान आजीविका का अवसर मिले। किसको मिले, महिलाओं और पुरुषों को किसका अधिकार मिले भाई, आपके सामने समान जो आजीविका होती है, मतलब महिला और पुरुषों को आपके सामने किसका अधिकार मिले, समान आजीविका का अधिकार मिलना चाहिए। समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिले। मतलब जो महिला कार्य कर रही है अगर उतना ही पुरुष कर रहा है तो महिलाओं को कम वेतन नहीं मिलना चाहिए, बराबरी ही वेतन मिलना चाहिए। और खास करके भाई सरकारी नौकरियों में ये किया गया है। पहले इंडिया क्रिकेट टीम थी, उनको पुरुषों को ज्यादा आपके सामने मैच फीस मिलती थी, लड़कियों को मिलती थी। अब मैच फीस दोनों को बराबर मिलने लग गई है ना। तो ये इसी में बात की गई। अनुच्छेद 42, महिलाओं के लिए आपके सामने मातृत्व सुरक्षा। मतलब जब भाई महिला है वो आपके सामने जब प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद में उसको जो बच्चे को जन्म देती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उस चीज की जो लीव मिलनी चाहिए। अब सरकारी नौकरियों में तो ये प्रावधान है भाई, आपके सामने 6 महीनों के आसपास छुट्टियां मिलती हैं। साथ के साथ प्रेगनेंसी लीव जिसको बोला जाता है। और मानवीय कार्य की परिस्थितियों, अगर कोई भी महिला है अगर वो कार्य कर रही है तो भाई उनके लिए टॉयलेट होने चाहिए अलग से, उनके लिए एक अलग से महिला आपके सामने उनका कार्य को देखरेख करने के लिए अधिकतर अगर जितनी हो सके महिला कर्मचारी होनी चाहिए। साथ के साथ आपके सामने जो प्रेगनेंसी लीव है आपके सामने इस प्रकार की लीव होनी चाहिए। अगर कोई महिला ने गर्भ धारण कर रखा तो उसको उतना हार्ड कार्य नहीं करवाया जाए। तो इस प्रकार की जो मानवीय कार्यों की परिस्थितियां होना भी जरूरी है। अनुच्छेद 73 व 74 से संविधान संशोधन।
पंचायतों और नगर परिषद में महिलाओं को 33% तक रिजर्वेशन दिया गया है। कितना दिया गया भाई आपके सामने? 33% तक रिजर्वेशन दिया गया है। 33% तक रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, इतना जो रिजर्वेशन दिया है इसमें महिलाएं हैं उसकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। पॉलिटिकल आपके सामने रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे आपके सामने उनका बढ़ता है। क्यों? महिलाओं को जो पंचायती राज के जो सरपंच का चुनाव हुआ ना, अगर उन 3 सीट आऊंगी है ना, उसमें से 1 सीट महिला ने दी जा, महिला के लिए रिजर्व करी जा। समझ में आ गई ना? या 33 संविधान संशोधन में लिखी गई है। कोशिश करूं मैं थाने एकदम कि जो 3 सीट होगी इस हिसाब से छोटी छोटी उदाहरण देके, ताकि एक चीज समझ में आ जाए। नहीं, काफी 8 के विद्यार्थियों को 33% बता दिया जाता, काफी बार समझ में नहीं आता उनको। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून, महिलाओं को सुरक्षा और अधिकारों के कई महत्वपूर्ण कानून बनाए। अगले वाला है, भारत में महिलाओं को सुरक्षा अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। कौन कौन से कानून है? जिसमें पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, जिसमें क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिकार क्या है? बेटियों को पैतृक संपत्ति पे अधिकार। अब ठेके को थारी सिस्टर ने जाके खोकी, हाँ भाई 10 बीघा जमीन है, पूरा मेरे से है, लेकिन अगर थारी सिस्टर कोर्ट में जाके खड़ी हो जाए तो भाई 5 चिपातियां होगी, 5 तो थारी सिस्टर लेके चली जाएगी, है ना? ये कहां पर लिखा हुआ है भाई आपके सामने? और अगर आप लड़की हो, अगर आपको नहीं पता तो मैं भी आपको बता देना चाहता हूं, आपको आपके पिताजी की जमीन में बराबर का हिस्सा लेने का अधिकार है। और ये अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया गया है। याद कर लियो, कदे कहवे ना तो उन्हें बता भी दियो। यो है दहेज निषेध अधिकार 1961। कौन सो? दहेज अधिकार अधिनियम 1961 में क्या बताया गया है आपके सामने? दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। मतलब दहेज लेनो और दहेज देनो दोनों को दोनों कानूनी अपराध है, और आपके सामने इस पे सजा भी हो सकती है। अगला घरेलू हिंसा में संरक्षण का अधिनियम। एक और अधिनियम क्या है? घरेलू हिंसा में संरक्षण का अधिनियम 2005। इसमें अगर कोई महिला को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हिंसा के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उसको क्या होता है भाई आपके सामने? उसको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। कौन सा है? घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम 2005। कौन सा? घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम 2005 है, वो प्रदान करता है। अगर कोई भी महिला को आपके सामने दहेज के लिए आपके सामने पीड़ित किया जाए भाई की थारला घर का तो मन की मिदियोई को निर्भय यार बया करे जनों पे के करे जा सके, आपके सामने मारपीट कर दिया, परेशान कर जा रहे, तो इस अधिनियम के तहत संरक्षण करना है। और लगानो को नहीं है, बस मैं थान पढ़ाई रही हूँ, कदे ते राज्य जाओ बोले काली लो काली लगा देशा। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न का संबंधित कानून 2013। अगर कोई महिला बाहर कार्य कर रही है, अगर उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार करता है तो उसके साथ क्या किया जा सकता है भाई? उस पे ये आपके सामने अधिनियम लगता है। ये पर्सन आवेगा आया कई पर्सन आया करी कहते थे मुंह मोड़ की मानते ओहो ए कौन पड़े जा। कार्यालय पे जो यौन उत्पीड़न किया जाता है उसमें महिलाओं को ऑफिस में सुरक्षा देने के लिए उनकी सुरक्षा व गरिमा को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का निर्माण किया गया है। अगला है बाल विवाह का निषेध अधिनियम 2006। कौन सा? बाल विवाह, महिलाओं की छोटी उम्र में शादी नहीं हो इसके लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 है वो लागू किया गया है। इसमें महिलाएं हैं उनकी भाई छोटी उम्र में शादी नहीं की जा सके। 18 साल से लड़कियों की और 21 साल लड़कों की, अभी तक ये नियम है। 21 करने की बात चल रही है, न करें तो ठीक है। अगला मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में क्या कहा गया? महिलाओं को अगर गर्भ धारण कर रखा जो प्रेगनेंसी का समय होता है, इसमें महिलाओं को क्या छुट्टी मिलनी चाहिए और वेतन सहित अवकाश। ऐसा कोनी की महिलाओं को आपके सामने छुट्टी तो दे दी लेकिन उनका बदला पेमेंट कौन दे रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। वेतन भी मिलना चाहिए और छुट्टी भी मिलनी चाहिए। ये कौन सा अधिनियम बात करे? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बात करे। महिला सशक्तिकरण की नीति अब कब लागू की गई भाई? महिला सशक्तिकरण की नीति राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति 2001 में लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक स्थिति में सुधार लेना। मतलब महिलाओं की जो समाज की में स्थिति है उस स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्ति अधिनियम 2001 है वो लागू किया गया। इसमें क्या था? महिलाओं को आर्थिक रूप से, मतलब महिलाएं बराबर पुरुषों के बराबर पैसे कमा सकें, इसके लिए क्या करना आपके सामने? आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अधिनियम लागू किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मतलब महिलाएं हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित उनको बढ़ावा देने के लिए आपके सामने इस अधिनियम को लागू करने की बात की गई। यह नीति महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। जो अधिनियम आपके सामने ये महिलाओं को क्या करती है भाई? आपके सामने विकास के लिए, जो महिलाओं का जो विकास है उसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख सरकारी योजनाएं कौन सी है? पहली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसमें बालिका शिक्षा, मतलब महिलाएं हैं आप सामने खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है
आप लोग को नहीं और कहीं है कुछ क्षेत्र भाई जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, जो लड़कियां उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता है उनको बच्चियों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए या लड़कियों को पढ़ाने के लिए आपके सामने योजना शुरू की गई। साथ के साथ इसका उद्देश्य लिंगानुपात को, मतलब अक्सर पहले क्या कर दिया जाता था भाई आपके सामने अलग अलग प्रकार की तकनीकों के माध्यम से ये पता चल कर लिया जाता था कि गर्भ के अंदर स्त्री है या लड़का या लड़की, अगर लड़की होती थी तो उसको गर्भपात करा के उसको मार दिया जाता था। तो इस चीज से बचने, इस चीज को कम करने के लिए आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जिसमें ताकि लिंगानुपात में सुधार आ सके। अगला उज्ज्वला योजना, महिलाओं को आपके सामने स्वच्छ ईंधन एलपीजी गैस, एलपीजी और आपके सामने जो देखो पहले क्या होकर तो आपके सामने लगभग आपके घरों में अभी भी होता है गांव में, तो जो अधिकतर चूल्हे पर महिलाएं क्या बनाया करती थी, खाना बनाया करती थी। तो उसका नुकसान ये हुआ करता था कि रोटी तो स्वाद बनाया करती, लेकिन उनको नुकसान ये भी था कि जो महिलाओं को आपके सामने जो फेफड़ों से संबंधित काफी समस्याएं हो जाया करती थी, है ना। तो इसीलिए और साथ के साथ उनकी आंखें भी खराब हो जाती थी, है ना। तो इस समस्या से बचने के लिए आपके सामने और पर्यावरण में प्रदूषण भी होता था, उज्ज्वला योजना लागू की गई, जिसमें महिलाओं को एलपीजी गैस के सिलेंडर प्लस सब्सिडी दोनों प्रदान की गई। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, या बड़ी इंपॉर्टेंट योजना भाई, शायद थाने के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो जब बच्ची जब जन्म लेती है, कोई भी लड़की अगर जन्म लेती है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना होती है ना। इसमें क्या होता है भाई, आप अगर आप इतने समृद्धशाली नहीं हो, आर्थिक रूप से इतना आपका घर मजबूत नहीं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक फॉर्म परियोजना है, वो थे निकलवा के जो थारो ग्राम पंचायत है ना, उनमें सुकन्या समृद्धि योजना को एक फॉर्म निकला है, जिम आपका सामने कोई भी लड़की है, आपके सामने अगर गरीब परिवार है तो उसको 50,000 रुपए तक सरकार क्या है, अगर आपका अगर आपको 5 किलो गेहूं मिलते हैं ना, तो सरकार उस लड़की की शादी पर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है। उनको शायद सुकन्या समृद्धि योजना कोई नाम से संबंधित एक डॉक्यूमेंट आया, वो निकोलास को, है ना, और वो फॉर्म भर के जमा करा दूंगा ना, तो वो मिले 18 साल की उम्र पे। तो अगर कोई बच्ची लाभ लेना चाहे, कोई बच्चों थारा में अगर कोई लाभ लेना चाहे तो ले इसको भाई, है ना। यह योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना यही है कि जब बच्ची जन्म लेती है ना, तो कुछ 5-10 हजार रुपए सरकार दे। एक लड़की का अगर सरकारी हॉस्पिटल से अगर आप प्रेगनेंसी करवाते हो तो उसके बदले सरकार शायद 1000 से 2000 रुपए, मुझे इतना ज्ञान नहीं है भाई, हमारा कौन सा बालक है जो हमारे ज्ञान होगा, लेकिन मेरे कुछ जितना मैंने समाज में सुना है सरकार कुछ देती है। साथ के साथ आप सुकन्या योजना के अंदर अगर लगातार 18 साल तक कुछ कुछ पैसे जमा कराते रहते हो तो आपको लगभग कुछ फिक्स अमाउंट, जैसे अगर आप मतलब जहाँ अपना LIC के नया हुआ है, जो सरकार भी उसके अंदर कुछ रुपया ऐड करके दे, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भाई। अगर आप तारा घर में भी अगर कोई ने बताना चाहो तो बता सको। शिक्षा और भविष्य की बचत के लिए ये इसमें प्रयास किया जाता है। महिला मातृत्व वंदना योजना, इसमें क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाँ, जो मैं बस सहायता वाली बात बता रही हूँ ना, एक अंदर हुआ है, कोई भी स्त्री या कोई भी बच्ची जन्म लेती है, खास करके भाई को शायद प्रेगनेंसी सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, या फिर आंगनबाड़ी से अंदर जो जिसमें गर्भ धारण कर रखा था भाई महिला ने, तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन वहां पर हुआ होना चाहिए, तो कुछ पैसा सरकार देती है, शायद 2000 से 5000 रुपए के बीच में वो राशि होती है। तो ये मुझे इतना ही पता है, इसके बारे में आगे तो नहीं पता, लेकिन होता है ऐसा। स्वयं सहायता समूह SSG में क्या होता है, महिलाओं को अर्थ रोजगार और ऋण प्रदान करती है। महिलाओं क्या किया जाता है, आपके सामने रोजगार और ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। समझ में आ गया मतलब देखे होगा आजकल जो बुक नहीं कि भाई किस्त लेना जहां है, वो किस्त वाली समस्या है। महिलाएं ई हाट, महिलाओं के जो उत्पादन, मतलब अगर कोई महिला है जिनको बुनकारी का काम आता है, किसी को मटका बनाने का काम आता है, किसी महिला को आपके सामने जो दर्जी का काम आता है, या और कोई काम कर पाती है, तो उसके संबंधित आपके सामने महिला ई आर्ट है, ई आर्ट बनाया गया है, जिसमें वो ऑनलाइन क्या कर सकती है भाई, आपके सामने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का क्या महत्व है, महिलाओं को अलग अलग प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं को अलग अलग प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करता है। समानता का अधिकार, स्त्री और जो पुरुष हैं दोनों को आपके सामने बराबरी का हक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि महिला है या लड़की है, उसको समाज में एक बराबरी का हिस्सा मिले, उनको भी उतनी इज्जत मिले, इतने समाज की दृष्टि से देखा जाए, उनको निर्णय लेने का हक मिले जितना पुरुष को मिलता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है भाई उनके, और शोषण में भी कमी होती है। तो यह थी आपके सामने यूनिट नंबर 2। कैसा लगा वीडियो यूनिट नंबर 2 का अभी तक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। अगर आप स्पेशल यूनिट नंबर 3 का वीडियो देख रहे हो तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 ऑलरेडी पढ़ा रखे, इकट्ठे पढ़ा रखे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक
को लिंक दे रखा, प्ले लिस्ट को जाके देख लेना। साथ के साथ टेलीग्राम को लिंक भी दे रखा है, या पीडीएफ जो पढ़ा रहे हो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाओ और जाके पढ़ लियो। साथ के साथ थाने भी मेरा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो क्या करो, कर लियो भाई। 25,000 सब्सक्राइबर अपना पूरा करना है, सारा विद्यार्थी मिलकर कराओ थोड़ा सारो लगाओ। यूनिट नंबर 3 है महिला सशक्तिकरण की समस्याएं, चुनौतियां और सहायक संस्थाएं कौन सी होती हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रमुख समस्याएं क्या है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं और कानून होने के बावजूद महिलाओं को आज भी समस्याओं और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मतलब अलग अलग प्रकार का कानूनी प्रावधान भी बना दिया है ना, अलग अलग प्रकार की आपके सामने योजना भी ला दी, फिर भी महिलाओं के सामने क्या है, बहुत सा भेदभाव देखने मिले समाज में। क्या देखने मिला है, आज के समय भी बहुत सा भेदभाव हुआ है। यह समस्याएं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर गहराई से जुड़ी है। मतलब यह समस्या क्या है, सामाजिक स्तर पर भी देखने मिला है ना, आर्थिक रूप से भी देखने मिला और संस्कृति स्तर पर भी देखने मिले। कौन कौन सी समस्याएं भाई। पहला है लैंगिक भेदभाव। महिला और पुरुष के बीच में हमेशा आज भी हमारे समाज में क्या किया जाता है भाई, भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है, कोई भी जो महिला है और पुरुष है उसके बीच में आज भी हमारा समाज क्या करता है भाई, भेदभाव करता है। आज भी आपके सामने हमारा समाज उतना समझदार हम नहीं हो पाए, शायद उतनी हमारी बौद्धिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं हो पाए कि आज भी अपन महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव करते हैं और महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझते हैं। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और वेतन प्रदान करना, मतलब महिलाओं को आज भी बराबर शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य और रोजगार में बराबर वेतन नहीं मिलता है, अनेक प्रकार की असमानताएं भी पाई जाती हैं। समान कार्य करने पर महिलाओं को कम वेतन मिलता है, मतलब बराबर काम करके भी महिला ने शायद आपके सामने कम वेतन दिया जाए। शिक्षा की कमी क्या होती है, कई क्षेत्रों में आज भी लड़कियों को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। मतलब महिलाओं को आपके सामने शिक्षा की कमी दिखाई पड़ती है, लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। लड़कियां होती है ना, उनको लड़कों की तुलना में क्या देखने को मिलता है भाई, कम महत्व देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आपके सामने लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता है, उनको शिक्षा कम प्रदान की जाती है। परिणाम की बात करें, आत्मनिर्भरता की कमी। आत्मनिर्भरता की कमी मतलब आपको डिपेंडेंट, जो महिलाएं वो आपके सामने कम डिपेंडेंट रहे, आपके सामने खुद से भी जिंदगी में चीजें कर पाए। रोजगार के अवसर घटते हैं, आपके सामने क्या होता है, अगर इस प्रकार से महिलाओं को शिक्षा की कमी होती है ना, तो भाई अगर कोई पढ़े लिखे आदमी कम रखो तो रोजगार कौन मिलेगा, और आपके सामने आत्मनिर्भरता, पैसे भी नहीं कमा पाएगा। गरीबी और आर्थिक निर्भरता, अधिकांश महिलाएं आपके सामने आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहती हैं। भाई लगभग महिलाएं देखोगे ना तो आपके सामने अधिकतर वो किस चीज पर निर्भर रहती है, आपके सामने अपने परिवार पे, चाहे तो क्या तो अपने पिताजी पर, या आपके सामने जो उनका पति है, या फिर आपके सामने भाई और भी कोई अगर जो किसी पर भी निर्भर है, लेकिन अधिकतर परिवार पर निर्भर रहती है भाई, जिससे उनका निर्णय निर्माण कमजोर हो जाता है। भाई देखो जी का आत्मविश्वास है ना, अंतिम बात यह है कि उनको निर्णय मजबूत हो गई हमेशा। हिंसा और उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ बात करें, आपके सामने अनेक प्रकार की जो उत्पीड़न देखने को मिलते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ आपके सामने मारपीट कर दी जाती है, उनको बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता है, अलग प्रकार का यौन शोषण भी होता है, ये छेड़छाड़ और कार्यस्थल पे उत्पीड़न जैसी आपके सामने गंभीर समस्याएं आज भी बनी हुई है। समझ में आगे। सामाजिक रूढ़ियां और परंपराएं, समाज में अलग अलग प्रकार की जो रूढ़ियां हैं, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा, इन जैसी जो प्रथाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें महिलाओं को छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। पर्दा प्रथा, आज भी महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता है, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। और दहेज प्रथा, कौन सी प्रथा, महिलाओं को भाई आज भी अपन क्या किया जाता है भाई, कोई भी लड़की है उसको दहेज देना है, इसकी चिंता अगर सतानी पड़े किसी पिताजी को, शायद शेखावाटी क्षेत्र में तो सताने की जरूरत पड़े को नहीं मेरे साहबों, शायद छोरा नहीं जरूरत है, बराबरी को सल्यान की छोरी तो गनी आगे निकल रही है। इस परंपराओं में महिलाओं को स्वतंत्रता को सीमित करती है। अगर ये तीनों समस्याएं, इससे क्या होता है आपके सामने महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, मतलब वो समाज में आगे बढ़ सके, इस प्रकार की जो आपके सामने स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। स्वास्थ्य और संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं क्या होती है, कुपोषण, कुपोषण क्या होता है, कोई भी आदमी उसको बराबर पोषण नहीं मिल पाए, और ये बहुत बड़ी समस्या भाई दिखाई नहीं देती है। अक्सर क्या होता है भाई, महिलाओं का काम है ना वो दिखाई नहीं पड़ता, वो बहुत अधिक काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और उतना उनको जो पोषण मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है। साथ के साथ महिलाओं को अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित बीमारी भी हो जाती है, और जब है ना, और उन बीमारियों को क्या हमारे भारत में क्या हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है कि हम रूटीन चेकअप नहीं करा पाते हैं। इससे क्या है, अनेक प्रकार के, एक तो पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अनेक प्रकार की छोटी उम्र में आपके सामने बीमारियों का सामना करती हैं। मातृ मृत्यु, जब कोई भी गर्भ अवस्था के होता है तब भाई आपके सामने महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, भी बहुत बड़ी समस्या है।
साथ के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, जो अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें भी आपके सामने जो कमी है वो देखने को मिलती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी भाई बहुत सी कमियां होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। महिला सशक्तिकरण में बाधा बनती है, जो महिलाएं होती हैं वो धीरे धीरे सशक्त हो आपके सामने, उसमें भी अनेक प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी बाधाएं नहीं होनी चाहिए भाई। महिला सशक्तिकरण के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? महिला सशक्तिकरण की राह में कई व्यवहारिक चुनौतियां, मतलब महिला सशक्तिकरण में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जिसकी अगर बात करें, कानूनों का सही क्रियान्वयन नहीं करना। कानून लागू तो किए जा रहे हैं लेकिन सही कानून है वो कानून बनाए तो जा रहे हैं लेकिन सही से लागू नहीं किए जा रहे हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है। क्या कानून तो बने हैं पर उनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा है। कानून का सही क्रियान्वयन करना, कानून तो बने हैं पर उनका प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है। मतलब पहला पॉइंट है जागरूकता का अभाव होना। अधिकांश महिलाओं को अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी नहीं होती। मतलब बहुत सी आपके सामने जो महिलाएं होती हैं, जो बहुत सी योजनाएं तो लागू की जाती हैं उनके लिए, लेकिन उनको उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। समझ में आ गया आपके सामने? बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, काफी बार उनके पास तकनीक का साधन नहीं होता है ना, तो उनको जानकारी नहीं होती है, तो जागरूकता का भी अभाव देखने को मिलता है। अशिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा और कौशल के अभाव में महिलाओं को आपके सामने आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। मतलब काफी महिलाएं भाई उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उतना वो शिक्षित नहीं हो पाई, और उनके आपके सामने बेरोजगारी भी, जिसके कारण क्या होता है भाई आपके सामने काम नहीं कर पाती हैं, कौशल नहीं है उनके पास, तो वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसीलिए पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, समाज में पुरुष प्रधान सोच अभी भी है। आज के समय भी भाई समाज के अंदर पुरुषों को ज्यादा महत्व मिलता है, तो आज भी पितृसत्तात्मक जो सोच है, इससे क्या महिलाओं को आगे बढ़ने पर आपके सामने नहीं दिया जाता है। आज भी महिलाओं को आपके सामने निर्णय लेने में कम महत्व दिया जाता है। मतलब अगर महिला को इस निर्णय ले, अगर पुरुष कोई निर्णय ले, तो पुरुष के जो निर्णय को ज्यादा महत्व दिया जाता है महिला के निर्णय से। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सीमाएं, हालांकि आरक्षण है लेकिन वास्तविक निर्णय शक्ति वो अभी भी सीमित है। मतलब पुरुषों के पास जो महिलाओं को आरक्षण तो दिया गया, जैसे पंचायती राज, अभी थोड़े से दिन पंचायत का अपना है, सरपंच का चुनाव होगा है ना, महिलाएं चुनकर तो आएंगी सरपंच, लेकिन उसको सरपंची करता कौन है? लगभग उनका पति है, फिर उनका भाई है, या उनके परिवार में कोई व्यक्ति है जो खास करके पुरुष हो वही करता है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो है लेकिन उनके पास वास्तविक जो निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। महिला सशक्तिकरण में सहायक संस्थाएं, कैसे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं वो सहायता कर सकते हैं? महिला सशक्तिकरण में सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों का भी बहुत अधिक योगदान है। मतलब अगर महिला सशक्तिकरण किया जाए तो उसमें सरकारी प्रयासों के साथ साथ आपके सामने गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता की जरूरत है। किसकी? आपके सामने सरकारी जो संस्थानों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थान है उनका भी योगदान होना जरूरी है। कौन कौन से भाई गैर सरकारी संस्थान? एनजीओ बोला जाता है। अब एनजीओ का ये क्या योगदान होता है? एनजीओ होते हैं क्या आपके सामने? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था का इनका फुल फॉर्म होती है। ये वो संस्थाएं होती हैं जो सरकार से स्वतंत्र होकर काम करती हैं। कौन सी संस्थाएं होती हैं? एनजीओ। एनजीओ वो संस्थाएं होती हैं जो सरकार के से अलग जाकर सरकार से स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। समाज सेवा और विकास के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए करती हैं? काम करती हैं समाज सेवा, समाज के जो सभी लोग हैं उनको बराबरी का हक मिले, उनकी सेवा के लिए और उनके लिए विकास के लिए क्या करती हैं? काम करती हैं, समाज सेवा के लिए और आपके सामने विकास के लिए काम करती हैं। एनजीओ की क्या भूमिका होती है? महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। क्या करना? जो अलग अलग प्रकार की जो महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? जो महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। कानूनी सहायता, क्या करना? महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? महिलाओं को कानूनी सहायता मिल सके। कौन सी सहायता मिल सके भाई? कानूनी सहायता मिले, इसके लिए मदद कराती हैं। तो क्या अगर महिला को किसी के पास उत्पीड़न हो रहा है, अगर वो आवाज नहीं उठा सकती, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप किसी एनजीओ के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं? एनजीओ आपकी मदद करते हैं कानूनी रूप से सहायता प्रदान करने में। अलग अलग प्रकार के जो स्वास्थ्य सेवाएं भाई, अगर कोई महिलाओं के पास कोई परिवार इतना सुदृढ़ नहीं है, उनके पास कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो उस गंभीर बीमारी को आपके सामने है ना, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, तो आज के समय सरकार आयुष्मान भारत योजनाएं, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन अगर उनको जानकारी नहीं है या और कोई गंभीर बीमारी है तो एनजीओ होते हैं ना, ये सब आपके सामने क्या करते हैं भाई? मदद करते हैं। काफी बार देखो एनजीओ कौन, देखो वो जो आपके सामने आया करेंगे कि भाई ये फाउंडेशन बना दिए जाते हैं, वो अलग अलग लोगों की फ्री में मदद करते हैं, वो वाले। आत्मनिर्भरता के लिए परीक्षण करना, जो महिलाएं होती हैं उनको आपके सामने आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार क्या किया जाता है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल किया जाता है, परीक्षण दिया जाता है।
और जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या आपके सामने जागरूकता का अभियान भी चलाया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ताकि महिलाओं को जागरूक रहें। महिला स्व सहायता समूह का परीक्षण देना, जो अलग अलग प्रकार की जो महिलाएं होती हैं उनको जो स्व सहायता समूह होते हैं उनको क्या किया जाता है, परीक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है भाई, महिलाओं को, अलग अलग जो महिलाएं होती हैं उनको स्व सहायता समूह के अंदर परीक्षण देने का काम किया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्व सहायता समूह कौन सा है, स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन से ग्रुप है भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपके सामने क्या काम रहता है इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके सामने स्व सहायता समूह क्या होते हैं, 10 से 12 20 महिलाएं आपके सामने एक समूह में होते हैं। गांव वाले बच्चे उनको तो पता होगा शायद, आपके सामने गांव में क्या है 10 से 20 महिलाएं, खास करके ज्यादातर योजना गांव में भी चलती है, शहर में भी चलती है। 10-20 महिलाएं क्या आपका समय एक समूह बना लेती है ना, और जिससे क्या करते हैं भाई, उनके पास जितना जो रुपए बचता है ना, उन पैसे को इकट्ठा करती हैं। और जैसे सबने 1000 रुपए एक महीने के इकट्ठा किए, तो 20 महिलाओं के 20,000 रुपए इकट्ठा हो गए। अब किसी एक महिला के घर में कोई बच्चा, मतलब कोई उसके परिवार में किसी बीमारी होगी, तो उसको 5,000 रुपए की जरूरत थी, तो एक महिला क्या करेगी भाई, उसको जो 20,000 रुपए इकट्ठा हुए उसमें से उसको 5,000 रुपए दे दिए जाएंगे और उसके बदले ऋण ले लिया जाता है। अब वो ऋण ऐसा नहीं कि जो बहुत महंगा ऋण होता है, 25% इंटरेस्ट लग रहा है, 20% इंटरेस्ट लग रहा है, वो कम इंटरेस्ट लगता है, उसमें 5 से 7% का इंटरेस्ट लगाती है। समझ में आ गया, तो इससे क्या होता है, पैसा भी बच जाता है और साथ के साथ किसी को जरूरत होती है उसकी जरूरत भी निकल जाती है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोला जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम से जाने जाए, स्व सहायता समूह का नाम से जाने जाए। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या योगदान होता है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को क्या है, आपके सामने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता प्रदान करने का काम करते हैं। ये जितने भी एसएचजी होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, ये सारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। स्वरोजगार, मतलब महिलाएं हैं वो अपने रोजगार के लिए खुद प्रयास करें भाई, उनको खुद को रोजगार मिल जाता है, जरूरत नहीं रहती है, तो आपके सामने ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, भाई पैसा होता है तो भाई इंसान का कॉन्फिडेंस भी अपने आप आता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। 3-4 पॉइंट अच्छे से रट लियो, ए चिपका के आना है सेम टू सेम। उदाहरण की बात करें, ग्रामीण महिलाएं मिलकर सिलाई, डेयरी, हस्तशिल्प का में कार्य करती हैं। ग्रामीण महिलाएं आपके सामने क्या करती हैं भाई, सभी मिलकर सिलाई का काम करती हैं, डेयरी का और हस्तशिल्प का कार्य करती हैं आपके सामने। इससे क्या होता है भाई, जो पैसा बचता है ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा आपके सामने उसके अंदर डाल देती हैं। अगले वाला पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं, पीआरआई। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाएं, 73वें संविधान संशोधन के बाद में भारत की जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो शुरू की गई। उसमें जो पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया भाई, 33% तक आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया, 33% तक का आरक्षण दिया गया है। इसमें महिलाओं सशक्तिकरण का क्या योगदान है, राजनीतिक भागीदारी तय करनी। क्या करना, महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक मिल सके, इस प्रकार की राजनीतिक भागीदारी तय करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय विकास में महिलाओं की भूमिका, मतलब जो स्थानीय जो विकास होता है उसमें विकास में महिलाओं की जो भूमिका होती है वो आपके सामने देखने को मिलती है। अगले वाला स्थानीय विकास में भूमिका, जो महिलाएं होती हैं उनको जो स्थानीय जो विकास किया जाता है उसमें उनकी भूमिका तय करने का काम किया जाता है। अगला नेतृत्व क्षमता में विकास, जो महिलाएं होती हैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर, क्या डिसीजन लेने में आपके सामने, डिसीजन मेकिंग पावर में आपके सामने नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। उदाहरण की बात करें, ग्राम पंचायत की महिलाएं सरपंच द्वारा विकास योजनाओं का संचालन करना, मतलब इसका क्या उदाहरण है, देखो मैं बताऊं, महिला सशक्तिकरण में ग्राम पंचायती को क्या है, एक तो महिलाएं राजनीति के अंदर कदम रख सके, और कैसे रखेंगी, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्राम पंचायती राजनीति की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वहीं से अगर महिलाएं आपके सामने अगर राजनीति में आती हैं तो महिला सशक्तिकरण बढ़ता है। स्थानीय विकास होता है, जो ग्रामीण गांव में क्या समस्या है वो वहां के लोगों को पता है, और वहां के लोगों को कैसा पता चलेगा, जब वहां की महिलाएं आपके सामने आती हैं। तो महिला सशक्तिकरण है उसमें भी वृद्धि होती है, और नेतृत्व क्षमता में जो महिलाओं को फैसले लेने का जो अधिकार है उसमें भी वृद्धि होती है। उदाहरण की बात करें, ग्राम पंचायतों में महिलाओं सरपंचों के द्वारा विकास योजनाओं का संचालन करना, कैसे पता चलेगा, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें महिला सरपंच के द्वारा जो विकास योजनाओं को चलाई जाती है वो उसका एक प्रमुख उदाहरण है। सहायक संस्थाओं के समग्र महत्व, जमीनी स्तर पर कार्य करना, महिलाएं वो आपके सामने जमीनी स्तर पर कार्य करें, महिलाओं की योजनाओं की पहुंच पहुंचे। मतलब सहायक संस्थाएं क्या होती है भाई, आपके सामने
काफी एनजीओज, काफी लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं को आपके सामने सशक्त करने का प्रयास करते हैं। वो जमीनी स्तर पे कार्य करने का प्रयास करते हैं, सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करते हैं और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करते हैं। चलिए भाई, यूनिट नंबर 3 आपको पूरा करवा दिया। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। कौन सी यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसका आपके सामने सारा रिवीजन कराऊंगा। अगर स्पेशली अगर आप यूनिट 3 का वीडियो देख रहे हो, कौन सा यूनिट, 4 का वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या करना है भाई, पूरा वीडियो देखना है। साथ के साथ वीडियो पूरा होने के बाद में मैंने ऑलरेडी 1st, 2nd, 3rd यूनिट पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर पढ़ लेना। ये पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं ये टेलीग्राम पे डाल रखी है, जाओ और जाकर टेलीग्राम पे आपके सामने डाउनलोड कर लो भाई इस पीडीएफ को। और आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबर को एक टारगेट ले रखा है 31 तारीख को। पहले भाई थे पूरा करवा दोगा, कौन करवा दोगा वो थार पर निर्भर कराए। मन थारा पूरी उम्मीद है लेकिन कि करवा दोगा थे तो करवाओ दे। आपके सामने थे, खुद भी सब्सक्राइब करो और थाला दोस्त को भी फोन लेके ना आया तो कौन करोगे, वो मन भी रहे नकटा ही खोज के कर लो चाहिए, लेकिन करो सब्सक्राइब। क्यों? एक बार सब्सक्राइब कर लोगे उकन भी वीडियो जागो आया तो पढ़ेगो नहीं कि फिर मान लो वीडियो देख के पढ़ ले। समझ में आ गई? तो सब्सक्राइब करो। 25,000 सब्सक्राइबर का करीब अपना पूछना है और थे सभी टारगेट ने पूरा करवाओगा, मन पूरा उम्मीद है थारा। भारत की शक्तिशाली महिला नेतृत्व के बारे में बात करें। महिला नेतृत्व का क्या अर्थ और महत्व होता है? महिला नेतृत्व का अर्थ है महिलाओं द्वारा समाज, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान और खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में नेतृत्व करना। महिला नेतृत्व को देखो सीधो अर्थ है नामू थान बेरोपाट को कोई भी चीज जो अलग अलग क्षेत्र है, जहां समाज के अंदर भाई महिलाएं आपके सामने क्या कर सके, नेतृत्व कर सके। राजनीति में नेतृत्व कर सके, राजनीति में अपना फैसला ले सके। शिक्षा है आपके सामने जो शिक्षा से संबंधित फैसले ले सके। विज्ञान और खेल के क्षेत्र में आपके सामने, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी आपके सामने फैसले ले सके, उसी को महिला नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महिला नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? महिला नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। महिला नेतृत्व समाज में किस किस चीज का काम करता है भाई? आपके सामने समानता का काम करता है। महिला नेतृत्व किस किस चीज का काम करता है? सभी महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, न्याय मिले, संवेदनशील निर्णय ले सके। महिलाएं किस प्रकार के फैसले ले सके? जो कठिन फैसले होते हैं, संवेदनशील फैसले होते हैं, जो फैसले लेने का काम क्या है? महिलाएं ले सकें। और महिलाओं का समावेशी विकास हो। कैसा विकास हो भाई? संपूर्ण विकास हो आपके सामने, जो हर तरीके का विकास देखने को मिले, समावेशी विकास देखने को मिले आपके सामने, समावेशी विकास भी हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इसीलिए आपके सामने महिलाओं का नेतृत्व होना जरूरी है। प्रमुख महिलाओं की बात करें जिन्होंने भारत के सशक्तिकरण में योगदान दिया, महिलाएं जो जिन्होंने नेतृत्व किया, उसमें एक प्रमुख नाम है आपके सिलेबस में, अहिल्याबाई होलकर। कौन थी भाई? अहिल्याबाई होलकर मालवा राज्य की न्यायपूर्ण और एक आदर्श शासिका थी। जो अहिल्याबाई होलकर है वो मालवा जो समाज राज्य है, मतलब मालवा सीधो बात है आपके सामने, जो मराठा साम्राज्य की आपके सामने एक महिला हुआ करती थी, जैसे झांसी की रानी है ना वैसी हुआ करती थी। इनके द्वारा सुशासन और न्याय व्यवस्था, मतलब इन्होंने अपने राज्य को चलाया था और वो राज्य ऐसा वैसा नहीं, अपने राज्य में सभी लोगों को क्या एक बहुत ही शानदार शासन था और सभी लोगों को न्याय मिलता था। इनके समाज में क्या मिलता था? सभी लोगों को न्याय प्रदान किया जाता था। इन्होंने मंदिरों, घाटों व धर्मशालाओं का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया? अपने राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार के जो मंदिर होते हैं, मंदिरों का निर्माण कराया। उनके समाज में उनके जो राज्य के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो घाट होते हैं उनका निर्माण कराया और अलग अलग प्रकार के जो धर्मशालाएं होती हैं उन धर्मशालाओं का आपके सामने इनके द्वारा निर्माण कराया गया। तो मंदिरों का, धर्मशालाओं का और घाटों का निर्माण करवाया गया। विधवा और गरीब महिलाओं का कल्याण कराया। क्या कराया आपके सामने? जो अलग अलग जो विधवाएं थी भाई इनके साम्राज्य में, और जो गरीब महिलाएं थी जो उनके पास भाई आर्थिक रूप से कमजोर होती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था, तो उनको आर्थिक सहायता भी ये प्रदान करती थी। मतलब पिस्सा टिक्का को भी भाई आपके सामने कोई प्रदान, पिस्सा टिक्का को भी दे करती। महत्व की बात करें, नैतिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता का प्रतीक है। मतलब जो नैतिक नेतृत्व है, मतलब नैतिक नेतृत्व भी देखने को मिलता था। भाई एक महिला है, भाई महिला की ज्यादा क्या प्रॉब्लम समझ सके, और ऐसा नहीं था कि भाई कोई समस्या समझ के, बल्कि जो प्रशासन चलाए ना, ऐसा कहता कि भाई महिला समाज जो राज्य को चला सके, उसका विरुद्ध में एक आया की विचारधारा पैदा करी कि महिला भी समाज ने चला सके, राज्य ने चला सके। इस प्रकार का इन्होंने उदाहरण पेश किया। काशी, सोमनाथ जैसे पवित्र स्थलों पर आपके सामने इन्होंने क्या क्या पुनर्निर्माण कराने का प्रयास किया।
काशी सोमनाथ जैसे पवित्र स्थलों का इन्होंने पुनर्निर्माण कराने का काम किया। अगली महिला रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती क्या है? रानी दुर्गावती गोंडावन राज्य की वीर और स्वाभिमानी महिला थी। मतलब रानी जो दुर्गावती है वो क्या थी? गोंडावन जो राज्य था, कौन सा राज्य था? गोंडावना जो राज्य था, उसकी आपके सामने एक वीर महिला के रूप में उनको जाना जाता है। किसको? रानी दुर्गावती को गोंडावन जो राज्य था उसकी वीर और स्वाभिमानी महिला के रूप में जाना जाता है। उनका क्या योगदान था? मुगलों के विरुद्ध उन्होंने वीरतापूर्ण संघर्ष किया था। क्या क्या था? जो मुगल होते थे उनके प्रति उन्होंने वीरतापूर्ण संघर्ष करने का काम किया था। आपके सामने जो लड़ाई है बहुत ही संघर्ष की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई थी। राज्य की स्वतंत्रता की सुरक्षा, मतलब जो अलग अलग प्रकार का जो राज्य हुआ करता था उसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रयास किया था। वे नारी शौर्य और बलिदान के प्रतीक है। मतलब आपके सामने जो रानी दुर्गावती है उसको किस रूप में जाना जाता है भैया? आपके सामने जिन्होंने क्या क्या था? आपके सामने नारी शौर्य का, मतलब आया कहीं ना कि भाई महिला लड़ कौन सके, युद्ध कौन लड़ सके, आया की जो विचारधारा थी जो आपके सामने समाज में, वो विचारधारा तोड़ के आपके सामने बलिदान दियो हो और उसका बदले के आपके सामने रानी दुर्गावती है वो बलिदान को प्रतीक थी। युद्ध में पराजय के बजाय वीर गति को चुना। उन्होंने क्या चुना? आपके सामने युद्ध में आपके सामने आरण का बजाय भाई सोची कि भाई मैं अगर मेरा जो राज्य है उन्हें मैं आरण को नहीं, मैं चाहे मर जाऊंगी, मैं आपके सामने वीर गति, सॉरी मरना गलत शब्द प्रयोग किया, सॉरी मैंने, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन मैं शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मेरा जो राज्य वो किसी और को नहीं प्रदान करूंगी। समझ में आ गई? तो युद्ध की में पराजय के बजाय उन्होंने किसको चुना? वीर गति को चुना। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत में पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। किसको माना जाता है? अगर सावित्रीबाई फुले है, सावित्रीबाई फुले भारत में पहली महिला शिक्षिका थी। कौन सी थी? सावित्रीबाई फुले ने वो पहली भारतीय महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा में प्रसार किया। उन्होंने क्या किया? आपके सामने जो लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा के लिए उनके द्वारा क्या किया गया? आपके सामने बहुत ज्यादा प्रयास किए गए थे। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। उन्होंने क्या किया? जो महिला होती है भाई उस समय महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकला जाता था, तो सोचो ये वो महिला होती थी जिन्होंने पहला आपके सामने क्या किया? आप स्कूल खोला और दलित महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। तो सोच के देखो कितना बड़ा प्रयास करियो। आज के टाइम अगर था नया कहते ना कि जाओ थाला प्रिंसिपल सराखन एक छुट्टी के एप्लीकेशन लेके चल जाओ, थरादा की पिंडी का आप जही तो थे घनी बात करो, दोस्त बैठ के तो थे के बात करो, सीधो पाकिस्तान जीत लियो। लेकिन आया था नया कहते ना प्रिंसिपल कन जाके, प्रिंसिपल सरा कन जाके थाने एप्लीकेशन लेटर देने, थारे पिंडी काप जे, आधा की तो फॉर्म जमा करने में काप जे ही, है ना? बात तो थे घनी करो, थे सोचो एक बार सोचा करो। काफी लड़कों को देखता हूँ, काफी लोगों ने देखो मैं, महात्मा गांधी पे आपके सामने के करो आप मार करे, भगत सिंह पे बात उठा देगा, और कोई पे जवाहरलाल नेहरू के करो वो के करे, अरे बतो घनो ही करगा, ते थाली देखो एक बार थे के करोगा जिंदगी। समझ में आ गया ना? तो आप जीवन में किसी पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन सोचो उन लोगों में कितनी शक्तियां थी कि वो इतना, आज का समय मतलब क्या बताऊं, चलो छोड़ो उस चीज में, लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए थे। ये वो महिलाएं हुआ करती थी जो आपके सामने, सोचो जब पूरा समाज विरोध कर रहा था उस समय इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किए थे, है ना? तो आपा जो दादा अपना दादा पर दादा आपा जो आवाज उठावा ना, बोली आसान है बेटो, जिंदगी में जब करोगा जब बिरो पाटोगो कि के था वह लोग। सामाजिक कुरीतियों का, जो समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियां पाई जाती है, उनके ऊपर आपके सामने जो विरोध आपके सामने उन्होंने किया था कि महिला ने शिक्षा प्रदान कौन किया जाता, तो इन्होंने इनके ऊपर ऐसे कहते हैं कि पत्थर भी फेंकते थे लोग, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया भाई, और आज भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाना जाता था। वे महिला शिक्षा की जननी। कहीं ना कहीं अगर आप कोई लड़की अगर इस वीडियो को देख रही है तो सोचो कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले का योगदान था कि आज आप शिक्षा प्रदान करिए, इनका बहुत बड़ा योगदान आपकी शिक्षा में, है ना? तो ऐसी महिलाओं के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। असली महिला वो ही, ये ही जन देख के थर मोटिवेट होना चाहिए, ना कि जो मूवी में थे हीरोइन देख के मोटिवेट हो, ज्यादा हर न देख के होया करो। लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था। ये आपके सामने वो पहली महिलाएं हुआ करती थी जिन्होंने लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने का काम किया था। मैरी कॉम क्या है? आपके सामने भारत की एक प्रसिद्ध महिला बॉक्सर है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का नाम रोशन किया है। क्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय जो अलग अलग प्रकार के खेल हैं, भाई आपके सामने बॉक्सर हैं जो इनके द्वारा क्या किया था, आपके सामने अंतरराष्ट्रीय खेलों में काफी नाम रोशन किया था, और महिला खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा है। समझ आ गया? शायद इनको नेशनल जो अपना एशियन गेम्स में इनके पास 5 मेडल है ना? नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है बॉक्सिंग में, उन्होंने भी उसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा मेडल्स जीत रखे हैं।
बताना एक बार पूरा हिस्ट्री के बारे में एक बार। संघर्ष और परिश्रम और आत्मविश्वास की मिसाल है, मतलब महिलाएं हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर बेहतर कर सकती हैं। वो आपके सामने ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। इस चीज का वो आपके सामने क्या है, एक उदाहरण पेश करते हैं। 6 बार की वही बॉक्सिंग चैंपियन है ना, शायद 3-4 बार की एशियन चैंपियंस भी है, और अपनी जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है ना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसकी 6 बार चैंपियन है। सिद्धू ताई सकपाल, सिद्धू ताई सकपाल आपके सामने अनाथों की मां कहा जाता है, नाम था नबी बिरपाटियों को, है ना। सिद्धू ताई सकपाल अनाथों की मां कहा जाता है। इन्होंने क्या हजारों अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया है। क्या किया गया इनके द्वारा, हजारों जो आपके सामने गरीब घर के बच्चे हुआ करते थे, अनाथ बच्चे हुआ करते थे, उनका पालन पोषण का आपके सामने इन्होंने के द्वारा किया गया। समाज सेवा और मानवीय संवेदनाओं में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसमें, जो अलग अलग प्रकार की जो समाज सेवा है और मानवीय संवेदनाओं में इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। कैसे एक महिला आपके सामने निस्वार्थ प्रेम कर सकती है, बच्चों, सिर्फ अपने बच्चों से तो सभी करते हैं, लेकिन इन्होंने अनाथ बच्चों से किया था। ऐसे बच्चे जिनके कोई माता पिता नहीं थी, उनकी माता थी सिंधु ताई। अनाथ बच्चों के लिए आश्रय और शिक्षा प्रदान करना, जो अनाथ बच्चे होते थे उनको पढ़ाने का काम करती थी और उनको आश्रय देने का काम करती थी। टेसी थॉमस, टेसी थॉमस भारत के प्रमुख वैज्ञानिक है। कौन है, जो टेसी थॉमस भारत के प्रमुख वैज्ञानिक है। इन्होंने मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नाम तो सुने होगो, वैसी टेसी थॉमस है, उनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है, क्योंकि इन्होंने भारत की अलग अलग मिसाइल योजनाएं बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता था। नाम रट लियो, कहते ना कहते कॉम्पिटिशन में भी आओगे। अग्नि मिसाइल योजना का जो परियोजना है उसका नेतृत्व किया था टेसी थॉमस के द्वारा। विज्ञान और तकनीकी में महिलाओं की भागीदारी, मतलब जो मिसाइल योजना डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च और आपके सामने जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, आपके सामने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, जिसके अंदर भाई आपने जो अलग अलग प्रकार की मिसाइल बनानो, जो डिफेंस से संबंधित जितना भी उपकरण बनाने को काम करी, उससे संबंधित आपके सामने ये टेसी थॉमस थी। इन्होंने अग्नि मिसाइल, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका आपके सामने इन्होंने क्या किया था, परियोजना का बनाने काम किया था। विज्ञान और तकनीक में महिलाओं का योगदान, जो अलग अलग प्रकार की जो विज्ञान का क्षेत्र है और जो तकनीक का क्षेत्र होता है उसमें महिलाओं का जो योगदान होता है, उसमें इनके द्वारा बहुत से प्रयास किए गए थे। वैज्ञानिक नेतृत्व में महिलाओं का सशक्तिकरण का योगदान देना, मतलब वैज्ञानिक रूप से भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का इनका नाम जाना जाता है। अगले वाली महिलाएं इंदिरा नूई, काफी नाम सुना होगा। इंदिरा नूई आपके सामने एक कॉर्पोरेट लीडर है, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में नेतृत्व शैली में जाने, मतलब प्राइवेट कंपनी की भाई आपके सामने सीईओ हैं। कौन सी कंपनी के मेरे भी इस समय दिमाग से निकल गया, आप एक कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपका एक टारगेट, एक आपको वो बताता हूं, सभी बच्चे को इंदिरा नूई के बारे में बताना, वो कौन सी कंपनी की सीईओ है। वैश्विक नेतृत्व में भारतीय महिला का उदाहरण और पूरी दुनिया में महिलाएं किस तरीके से नेतृत्व कर सकती हैं, उसके बारे में एक उदाहरण के रूप में आपके सामने इंदिरा नूई को जाना जाता है। अगली वाली है गोरा देवी। गोरा देवी चिपको आंदोलन की प्रमुख नेता थी। तो उत्तराखंड का जो आपके सामने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो आंदोलन देखने को मिला, चिपको आंदोलन, उसकी आपके सामने एक प्रमुख महिला के रूप में किसको जाना जाता है, गोरा देवी को। अपने राजस्थान की भी थी ना, नाम बताओ, खेजड़ी आंदोलन की कौन सी थी, अमृता देवी, है ना। राजस्थान में शायद अमृता देवी की योजना भी चलती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने प्रयास किया था, आपके सामने जो पर्यावरण को बचाने के लिए आपके सामने ये आगे आई थी। और वनों की कटाई के लिए इन्होंने विरोध किया था। उत्तराखंड के अंदर जो पेड़ों की कटाई चल रही थी, इसके लिए पेड़ों के चिपक गई थी आपके सामने जाकर, तो वनों की जो कटाई के लिए आपके सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन। और उसी के बाद में जो वन्य जीव संरक्षण जो नियम अधिनियम है वो भी देखने को मिला था। पर्यावरण में महिलाओं के प्रतीक, मतलब पर्यावरण का जो आपके सामने आंदोलन है उसमें महिलाओं का नेतृत्व के प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। पेड़ों से चिपक कर इन्होंने वन कटाई को रोका था। चलो भाई, महिला नेतृत्व में समग्र प्रभाव की बात करें, समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, अगर महिलाएं आगे नेतृत्व करती हैं तो एक उदाहरण पेश होता है। एक महिलाओं को देखकर आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती है भाई, आपके सामने प्रभावित होती हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, किस प्रकार के उदाहरण देते हैं, प्रेरणा देने वाले उदाहरण के रूप में आपके सामने देखते हैं। हम झांसी की रानी का नाम सुनते हैं, खून खोल जाए, सबको खोल जाए ना, तो यही है, प्रेरणादायक उदाहरण भी है। नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी होती हैं और राष्ट्र निर्माण करने का भी काम करते हैं। इसको आपके सामने वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा पढ़ा दिया मैंने, सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने साथियों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।